हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज। आप क्या देखना शुरू कर चुके हैं? 30 डेज रिवीजन चैलेंज, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 30 डेज के अंदर अंदर हमारी जो क्लास 10th का सिलेबस है उसे कंप्लीट करने वाले हैं और इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि साइंस का डे नंबर 3 है और हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंदी है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को पार्ट 1 में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और हम रिफ्लेक्शन जब पढ़ लेंगे तो हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, रिफ्रैक्शन को जब पढ़ लेंगे तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जल्दी से एक नोटबुक निकाल लीजिए और अगर हम बात करें, आपको क्या करना है, यहाँ पर इस चीज को पढ़ना शुरू कर देना है। तो देखिए हमारे सामने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखी आ गई है जिसका नाम क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। यहाँ पर अगर हम बात करें लाइट क्या है, लाइट एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है। भैया लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करती है, हमारी हेल्प करती है ताकि हम अपने सराउंडिंग में चीज़ों को देख पाएं। जैसे आपने देखा होगा, अचानक से जब लाइट चली जाती है तो हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वो अचानक से दिखना क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सामने जो लाइट प्रेजेंट थी जिसके कारण वहां पर हम चीज़ों को देख पा रहे थे, अचानक से वो लाइट गायब हो जाती है तो वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है तो हमारी लाइट चीज़ों को नहीं, हमारी आंखें चीज़ों को नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। तो लाइट एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करती है, मेरी, आपकी, हम सब की हेल्प करती है ताकि हम अपने सराउंडिंग में चीज़ों को क्लियर तरीके से देख पाएं। बट लाइट के साथ हमें क्या बताया जाता है, इट हैज टू फिनोमिनन। इसके कितने फिनोमिना रहते हैं? दो फिनोमिना रहते हैं, जैसा कि चैप्टर में हमें बताया गया। एक रहता है रिफ्लेक्शन और एक रहता है रिफ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं और अगले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। तो आपने क्लास 8 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा था और अभी अभी आपने कई बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा होगा। क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium on striking the surface of any object। भैया ये कहना क्या चाहते हैं, जब भी लाइट क्या करती है, एक ऐसे मीडियम में रहती है जो कि कैसा है, ओपेक है। भैया ओपेक का मतलब क्या रहता है, वो लाइट को अपने आर पार नहीं जाने देता है। तो लाइट जब ऐसे ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो वो सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है। तो जो बाउंसिंग बैक का फिनोमिना रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं उसे हम? रिफ्लेक्शन। अब अगर हम इस चीज को देखें कि ये होता कैसे है, तो जैसे कंसिडर करिए कि हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस है। जैसा हमें पता है नीचे से ये ओपेक है, नीचे से ये कैसा है, ओपेक है। अब भैया ओपेक होने के कारण जब लाइट इस पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो देखो ये लाइट रे आई, अब ये लाइट रे आकर यहाँ पर क्या कर जाती है, टकरा जाती है। भैया ये लाइट यहाँ पे टकराई, अब इसके बाद क्या ये आर पार चली जाएगी? नहीं, यहाँ पर होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कारण ये जो लाइट है वो सेम मीडियम में क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। तो हमने देखा कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जिसको हम लाइट रे कहते हैं, लाइट रे आकर इस पर्टिकुलर सरफेस पे टकरा जाती है, टकराने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब भैया हमारे पास दो ही रे रहती है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रे होती क्या है, इंसिडेंट रे आपकी वो पर्टिकुलर रे रहती है जो कि लाइट रे है, जहां से लाइट आ रही है, फिर जब ये टकरा के वापस से बाउंस बैक करती है उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बट इन दोनों के बीच में एक रे आती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो हमने देखा रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा आसान होता है। बट भैया रिफ्लेक्शन के कोई क्या कहते हैं, लॉज नहीं होते, या रिफ्लेक्शन में और कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए क्या हमें बताया जाता है यहाँ पर, अगर हम इसके बारे में पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसके दो लॉज रहते हैं। कितने लॉज रहते हैं? दो लॉज रहते हैं। भैया ये लॉज क्या होते हैं? लॉज हमारी वो सारे प्रिंसिपल्स रहते हैं या वो चीज़ें रहती हैं जिन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, और जो फिजिक्स में चीज़ें रहती हैं वो उन चीज़ों को क्या करती है, अपनाती है। अपनाने का मतलब है उन चीज़ों के ऊपर चलती है, उसके अलावा वो कभी अपने आप को चेंज नहीं करती। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल
द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द पॉइंट ऑफ सरफेस। भैया ये पॉइंट ऑफ सरफेस क्या है, आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों इस पॉइंट पे क्या करती हैं, लाई करती हैं। तो इंसिडेंट रे हो गई आपकी, कौन सी वाली रे हो गई, इंसिडेंट हो गई, नॉर्मल हो गई, और जो कौन सी वाली रहती है, रिफ्लेक्टेड रहती है, वो सारी की सारी सेम प्लेन पे क्या करती हैं, लाई करती है। भैया एक ही लॉ है क्या, नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहता है। यानी भैया जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। दो लॉज होते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों सेम पॉइंट पर क्या करती हैं, लाई करती हैं। एंगल आई किसके बराबर रहता है, एंगल आर के। चलो अब क्या करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन हमें कहां कहां देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्लेन मिरर में। जैसे कई बार आप अपने आप को ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर में अलमीरा है, अलमीरा में जो कांच लगा रहता है वहां पर जाकर आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। वो कौन सा वाला मिरर रहता है, हमारा प्लेन मिरर। तो उस मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्शन कैसा होता है, हमें क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपने अपने आप को देखा कि आप मिरर के सामने खड़े हुए। अब हम देखते हैं, हम सीधे खड़े रहते हैं और हम मिरर में भी कैसे दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं। फिर अगर हम बात करें, हमारा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट दिखाई देता है, यानी जो हमारी राइट वाली साइड रहती है वो हमें लेफ्ट की तरह दिखती है और जो लेफ्ट वाली रहती है वो राइट की तरह दिखती है। और अगर हम देखें, जैसे आप मिरर से जितनी दूरी पर खड़े रहते हैं आपकी जो इमेज रहती है वो भी उतनी ही दूरी पर खड़ी रहती है। तो ऐसा कैसे होता है, प्लेन मिरर ऐसा क्या करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो क्या बताया जाता है, जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। भैया ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या है, वर्चुअल का मतलब रहता है जिससे आप टच नहीं कर सकते हैं, जो वहां पर एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, यानी जो ये इमेज बन रही है ये ओरिजिनल नहीं है, आप इसे टच नहीं कर सकते हैं और ये आपके जैसे कैसे दिखाई दे रही है, सीधी दिखाई दे रही है। ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और आप क्या देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट का साइज रहता है और इमेज का साइज रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे आप इस पर्टिकुलर लेडी को यहाँ पर देखें और उसकी इमेज को देखें, दोनों का जो साइज है वो कैसा है, सेम है। जैसे आप मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो आप मिरर में बहुत ज्यादा मोटे नहीं दिखेंगे, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आप मिरर में बहुत ज्यादा पतले नहीं दिखेंगे। इसका मतलब जो हमारा साइज रहता है और जो हमारी इमेज का साइज रहता है वो दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, एक बराबर रहते हैं। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, क्या बताया जाता है, आपकी जो इमेज है वो उतनी ही दूरी पर होती है जितना कि आप मिरर से दूर रहते हैं। जैसे अगर हम इनको देखें, ये इतने दूर हैं तो इनकी जो इमेज है वो भी क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो हमारा जो डिस्टेंस रहता है मिरर से और हमारी इमेज का जो डिस्टेंस रहता है मिरर से वो कैसा रहता है, बराबर रहता है। लास्ट, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या रहता है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है, लेफ्ट साइड हमारी राइट दिखाई देती है। क्या भैया जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ प्लेन मिरर में होता है, क्या सिर्फ प्लेन ही मिरर रहते हैं, उसके अलावा कोई और मिरर नहीं रहता क्या, या डिफरेंट टाइप के और मिरर होते हैं? तो चलो हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में वहीं पर मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर और ये इतने ज्यादा हमारे लिए क्लास 10th में इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो चलो आ जाओ जरा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्फेरिकल मिरर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो हम देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि हम बात करें, हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं। भैया कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। भैया ये कॉनकेव क्या रहता है, कॉन्वेक्स क्या रहता है? अगर आप ध्यान से कॉनकेव को देखें तो वो पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ कर्व्ड रहता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव, यानी इनवर्ट अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। और जिसका आउटवर्ड रहता है मतलब बाहर की ओर निकला रहता है, कहाँ की ओर निकला रहता है, बाहर की ओर निकला रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं।
और भैया और क्या रहता है, जो कॉनकेव मिरर रहता है ये कन्वर्जिंग रहता है। भैया कन्वर्जिंग का मतलब क्या रहता है, जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं वो सारी की सारी फोकस पे मीट कर जाती है। ये मिरर क्या करता है, सारी लाइट रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता है। तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो क्या भैया कॉन्वेक्स इसका उल्टा होता है, हाँ बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स इसका क्या रहता है, उल्टा रहता है। कॉन्वेक्स को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। अब भैया ये दो मिरर है, जैसे प्लेन मिरर अपनी कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज शो करता है, ये मिरर नहीं करता क्या, ये मिरर भी क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी शो करते हैं। बट कुछ चीजें हैं जो कि इनके बारे में हमें जानना चाहिए। अब अगर आप दोनों मिरर को देखें, जैसे ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। कौन सा वाला हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स। पीछे से कैसा रहेगा, पीछे से पॉलिश रहेगा। अब ये दूसरा वाला कौन सा हो गया हमारा, कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब भैया इनमें कुछ टर्म्स रहती है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दोनों के अंदर, इनको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, इनको हम पोल कहते हैं। फिर ये जो इमेजिनरी लाइन आप दोनों में देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो हमारे मिरर है, ये जिस भी स्फीयर का पार्ट रहते हैं उनके सेंटर को, जैसे इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है, इसके सेंटर को हम सी कह देते हैं। इसका सेंटर इस साइड आएगा तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, तो इसका सी यहाँ आया, तो जो सी रहता है इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं हम यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भैया दोनों में अलग अलग रहती है क्या, नहीं, इसमें एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड रहती है, इसमें कहाँ रहती है, राइट हैंड साइड रहती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया, बट दोनों का एक मिड पॉइंट रहता है। दोनों का क्या रहता है, मिड पॉइंट। जैसे कंसिडर करते हैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, तो मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। कई जगहों पर इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। अब भैया ये फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, तो पोल से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, पोल से फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं हम इसे, फोकल लेंथ। तो हमने क्या क्या देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे स्फेरिकल मिरर्स में होती है। भैया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, जो मिरर का सेंटर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। हमारा जो मिरर है वो जिस पर्टिकुलर स्फीयर का पार्ट रहता है उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, पोल तक पास होती हुई जाती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अगर हम बात करें पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट रहता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस, और पोल से फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि जो R रहता है वो 2f के बराबर रहता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और f इनका मिड पॉइंट है, तो फोकल लेंथ का अगर हम डबल कर दे तो कितना हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर रहेगा इतना। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रे डायग्राम पर आते हैं कि इन मिरर्स के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। इन मिरर्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि रे डायग्राम के मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, समझ सके कि अगर आप मिरर से कितनी दूरी पर हैं तो आपकी इमेज किस तरीके की बनने वाली है, आपकी इमेज में किस तरीके की क्वालिटी वहां पर रहने वाली है। तो आ जाते हैं रूल्स फॉर रे डायग्राम। अब भैया आप इमेज बनाते हैं तो सर्टेन रूल्स को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब भैया ये रूल्स क्या होते हैं, रूल्स वो पर्टिकुलर चीज़ें रहती है जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छी इमेज बना सकते हैं। और अगर हम बात करें वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उन इमेज के बारे में उनका नेचर पता कर सकते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। तो चलो रूल्स के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब पहला वाला रूल, जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज में देखें, ये कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। आप नोटिस कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट जो कि कैसे आती है, जो आती है पैरेलल। भैया पैरेलल किसके आ रही है, अगर आपकी इंसिडेंट रे, कौन सी वाली रे, इंसिडेंट रे पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल है। भैया किस चीज की पैरेलल है,
ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हम ध्यान दें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहां से पास करती है, फोकस से। कहां से पास करती है, फोकस से। अब इस वाले कॉन्वेक्स में भी अगर ध्यान दें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, जो कि डाइवर्ज कर रही है, बट कौन डाइवर्ज करवा रहा है इसे डाइवर्ज करवा रहा है प्रिंसिपल फोकस। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास करती है, या तो फोकस से पास करेगी यानी फोकस पे कन्वर्ज करेगी, या तो फोकस से क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्या करेगी, फोकस से डाइवर्ज करेगी। तो हमें याद रखना है पैरेलल वाली लाइन कैसे रहती है, फोकस से कन्वर्ज करती है या फोकस से क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अब रूल नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें, रूल नंबर 2 पहले वाले का जस्ट उल्टा, कुछ याद मत करो, पहले वाला पैरेलल था, फोकस पे कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा था, तो ये जो फोकस पे आ रहा है वो पैरेलली क्या कर जाता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज कर जाता है। ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे फोकस पर आ रही थी, कहां पर आ रही थी, इंसिडेंट रे जो थी वो फोकस पर आ रही थी, तो हमारा कॉनकेव उसे पैरेलल क्या कर देता है, पैरेलल पास कर देता है। तो जो फोकस वाली रहती है वो कैसी चली जाती है, पैरेलल। आप यहां पर भी देखें, ये इंसिडेंट रे कहां पर आना ये इंसिडेंट रे कहां पर आने चाह रही थी, फोकस पर आना चाह रही थी, बट ये मिरर डाइवर्जिंग है तो ये इसे क्या कर देता है, पैरेलली डाइवर्ज कर देता है। पैरेलली क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो पहले दो रूल हमने पढ़े, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल। अब भैया थर्ड नंबर का रूल क्या है, थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे ध्यान दो। अब याद करो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे आई टकरा के यहां पर निकल गई, ऐसा करके हमारा डायग्राम बना था। अब ऐसा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लाइट 90 डिग्री से आई, कितने डिग्री से आई, 90 डिग्री से आई, तो वो आ भी यहीं से जाती है और पास भी यहीं से क्या हो जाती है, कर जाती है। तो हम देखते हैं जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो वो बगैर किसी डेविएशन के क्या कर जाती है, वापस अपने पाथ पर चली जाती है। यानी जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, वो वापस से क्या कर जाती है, रिटर्न कर जाती है। भले आप इसमें देखें भले आप इसमें देखें, कॉनकेव में भी सेम होता है, कॉन्वेक्स में भी क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि हमने देखा जो लाइट रे 90 डिग्री पर आती है वो 90 डिग्री पर ही क्या कर जाती है, वापस से रिटर्न कर जाती है। फोर्थ और लास्ट रूल जो हमें यहाँ पर बताया जाता है वो कौन सा है, अगर पोल पर कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पोल पर बनाती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पोल पर बनाकर निकल जाती है। भैया कैसे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है, नीचे वाले साइड पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे आई कहां पर, पोल पर आई, वो पोल पर एंगल आई बराबर एंगल आर बनाकर क्या हो जाती है, निकल जाती। क्या होकर निकल जाती है, एंगल आई बराबर एंगल आर बनाकर निकल जाती है। भले आप उसे कॉनकेव में देखें, भले आप उसे कहां देखें, कॉन्वेक्स में देखें। तो हमने यहाँ पर 4 रूल्स के बारे में पढ़ा ताकि अच्छे से हम क्या कर सके, रे डायग्राम को बना सके। अब भैया हम रे डायग्राम के बारे में इनको पढ़ रहे हैं तो चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। अब आपको मेरे साथ क्या करना है, प्रॉपर रे डायग्राम बनाना है ताकि आप क्या कर सके, रे डायग्राम बनाना सीख सकें और उनको हम क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से कॉपी निकालो, पहले हम कॉनकेव का बनाएंगे, फिर हम किसका बनाएंगे, कॉन्वेक्स का बनाएंगे। तो आ जाते हैं, हम बना रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आपका जो कॉनकेव मिरर रहेगा वो इमेज को किस तरीके से फॉर्म करेगा, अगर देखा जाए जो कॉनकेव मिरर है वो 6 टाइप की इमेज क्या करता है, फॉर्म करता है। भैया 6 टाइप की इमेज कैसे फॉर्म करता है, चलो इसके बारे में क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले में हम देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये पोल बन गया। यहाँ पर हमने बीच में ले लिया फोकस, यहाँ पर क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम ध्यान दें, पहला जो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इमेज कहाँ पर होगी, उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले कंसिडर करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम लेते हैं ए बी, क्या लेते हैं, ए बी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट,
इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा कैसी आती हैं, पैरेलल। रेज कैसी आती हैं, पैरेलल। लो भैया यहाँ पर पैरेलल रे आई, भैया एक रे से डायग्राम बन जाता है क्या, नहीं, एटलीस्ट आपको इमेज बनाने के लिए दो रेज की जरूरत पड़ती है। दूसरी वाली रे यहाँ पर आ गई। अब आपने याद करो क्या पढ़ा था, जो भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से पास करती हैं, फोकस से। तो ये पास कर जाएगी फोकस से, ये भी पास कहां से कर जाएगी, फोकस से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां पर मीट कर रही हैं, वो मीट कर रही हैं फोकस पे। जिस भी जगह पर आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज रहती है वो मीट कर जाती हैं, वो पॉइंट हमारा रहता है इमेज फॉर्मेशन वाला। तो इमेज आपकी कहां पर बनती है, फोकस पर। तो आप याद रखेंगे ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पर है तो इसकी इमेज कहां पर बनने वाली है, फोकस पर बनने वाली है। अब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज देखे तो साइज कैसा है, पॉइंट जितना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज। क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज। अब भैया ये तो पहला वाला बन गया, दूसरा वाला क्या, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हो सकता है वो इन्फिनिटी से आगे जाए। तो सेकंड वाला केस अगर हम पढ़े तो जैसे कंसिडर करिए ये आपका मिरर बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका पोल, ये फोकस बन जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। अब ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है माने यहाँ पे मान लिया, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी। अब एक रे हमेशा हम कैसे लेते हैं, पैरेलल रे लेते हैं। ये पैरेलल आई, पैरेलल कहाँ से पास कर जाती है, फोकस से पास कर जाती है, फोकस से पास कर गई। अब हमारे पास और कौन कौन सी रेज हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल वाली। तो सबसे आसान है फोकस वाली लेना, तो हम क्या करते हैं, फोकस वाली रे ले लेते हैं, ये फोकस पर आ गई। अब फोकस से जो रे आती है वो कैसे पास कर जाती है, पैरेलल। कैसे पास कर जाती है, पैरेलल। तो हमने देखा ये दोनों कहां पर मिल रही हैं, ये दोनों मिल रही हैं, एक मिनट, ये दोनों मिल रही हैं हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जो आपकी इमेज है वो कहां पर बन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। भैया पाथ कैसा फॉलो होता है, इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो इमेज कहां पर आती है, पीछे आती है। देखो ऑब्जेक्ट कहां गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास गया, तो जो इमेज है वो फोकस से दूर चली गई, कहां पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी। कहां पर था, बियॉन्ड सी। इसकी जो इमेज बन रही है वो एफ और सी के बीच में बन रही है, तो हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। अब इसका साइज अगर हम देखें, स्मॉल है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये कैसा है, स्मॉल है, तो इसे हम लिख देंगे साइज में कैसा है, स्मॉल साइज। और अगर हम बात करें नेचर, अभी भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, तो कौन सा वाला नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या भैया सिर्फ इन दो जगह पर ही इमेज बनती है, नहीं, हमारी जो इमेज बनती है वो आगे भी बनती है। तो चलते हैं अगले वाले पर, इमेज कैसे आगे की ओर बनती है। अब देखिए, तो इमेज को हम लेते हैं थर्ड वाली पोजीशन पर। थर्ड वाली पोजीशन कौन सी है, तो सबसे पहले आपको मिरर बनाना है। ये हमने मिरर बना लिया, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, यहाँ पर आ जाएगा पोल, यहाँ पर आ जाएगा फोकस, यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आपका जो इमेज है वो गलत ना हो और लाइंस एक्चुअल पोजीशन पे मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ बना लेते हैं। ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और आपकी जो इमेज रहेगी वो यहीं पर बन जाएगी। भैया दोनों के साइज अलग अलग रहते हैं या सेम रहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका जो साइज रहता है और इमेज का जो साइज रहता है वो एक्यूरेट सेम रहता है। कैसा रहता है, एक्यूरेट सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, बनाते हैं। ये पहले वाली रे चली गई, पैरेलल जो रे रहती है वो कैसे पास करती है, फोकस से। ये फोकस से पास कर गई। दूसरी हम फोकस से लेते हैं, ये फोकस वाली आई, यहाँ पर आ गई। अब ये यहाँ से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। और हम देख रहे हैं दोनों के दोनों कहाँ पर मिलती है, सी पर मिलती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो भी कहां पर बनती है, सेम प्लेस पर बनती है। कहां पर बनती है, सेम प्लेस पर बनती है।
अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम प्लेस पर बन रहे हैं तो हम देखते हैं उसका जो साइज रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। साइज कैसा रहता है, सेम रहता है। रिफ्लेक्टेड रेज अभी भी मिल रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं यानी उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमने थर्ड वाला देखा कि ऑब्जेक्ट सी से आगे आ गया, सी से आगे कहां पर आ गया, यानी जो सी के पीछे था अब वो सी पर आ गया, तो उसकी जो इमेज है वो भी कहां पर बनती है, सी पर बनती है। साइज कैसा रहता है, सेम रहता है। अब भैया पहली फोकस पर बनी, दूसरी इन दोनों के बीच में बनी, अब सी पर आ गई। अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे चला जाए तो इमेज सी के पीछे चली जाएगी। चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे। फोर्थ वाला, ये बन गया हमारा मिरर, ये हमने बना लिया पोल, ये हमने बना लिया फोकस, ये बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में आएगा। क्यों भैया सी और एफ के बीच में क्यों आएगा, क्योंकि सी पर तो आ चुका, अब सी से आगे चला जाएगा। तो ये यहां पर आ जाता है, ये यहां पर आ गया, ये ए बी। अब पहली वाली रे हम कैसे लेते हैं, पहले वाली रे लेते हैं हम पैरेलल। तो ये पैरेलल ले ली, पैरेलल कहां से पास कर जाती है, फोकस से पास कर जाती है, ये कर गई। दूसरी अभी भी हम फोकस से ले सकते हैं, तो ये फोकस वाली ले ली, ये चली गई। अब ये क्या कर जाएगी, ये पास कर जाएगी आगे। कहां पास कर जाएगी, आगे। ये कर गई, ये कर गई, ये कर गई, ये कर गई, ये आगे आई। इसको भी आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, ये आगे आई। तो हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है उसकी जो इमेज है वो सी के पीछे जाके बन रही। कहां पर बन रही है, सी के पीछे जाके बन रही है। और हम देख रहे हैं इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। साइज कैसा है, काफी ज्यादा बड़ा है। याद करो सेकंड वाला केस हमने क्या पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे था तो इमेज सी और एफ के बीच में थी। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो उसकी इमेज कहां पर बननी चाहिए, सी के पीछे। कहां बननी चाहिए, सी के पीछे बननी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ है, तो उसकी इमेज जो रहेगी वो कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी। कहां पर बनेगी, सी के पीछे बनेगी। अच्छा भैया सी के पीछे बनेगी तो इसका साइज कैसा रहेगा, साइज हमने देखा साइज कैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। इसका मतलब आप मिरर के जैसे जैसे पास आते जाते हैं आपकी जो इमेज का साइज रहता है कॉनकेव मिरर के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है। भैया इसको हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, आपने चम्मच को देखा होगा। चम्मच से आप जब दूर रहते हैं तो आपकी जो इमेज दिखती है आपको वो बहुत छोटी सी दिखती है, बट जैसे जैसे आप पास आते जाते हैं आपकी इमेज का साइज बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, बियॉन्ड सी। साइज कैसा रहता है, एनलार्ज। कैसा रहता है, एनलार्ज। और नेचर, अभी भी लाइट रेज मिल रही हैं तो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमने तीसरा और चौथा केस देखा। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया तो क्या ऑब्जेक्ट एफ पर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट एफ पर भी आएगा। तो चलो ऑब्जेक्ट को कहां ले चलते हैं, एफ पर ले चलते हैं। तो फिफ्थ वाले केस में जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां पर आ चुका है, अब ऑब्जेक्ट आ चुका है एफ पर। कहां पर आ चुका है, एफ पर। ये हमने डायग्राम बना लिया, हमने इन्फिनिटी देखा, सी के पीछे देखा, सी पे देखा, सी और एफ के बीच में देखा। अब कहां पर आ चुका है, एफ पर आ चुका है। तो याद करो इमेज जब फोकस पर बनी थी, इमेज जब फोकस पर बनी थी तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे तो इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। तो चलो इसी को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। पहली वाली रे पैरेलल आ गई, पैरेलल वाली कहां से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। भैया ये फोकस से निकल गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ सकती है, फोकस से आ सकती है। भैया फोकस पे तो ऑब्जेक्ट है, यहां से नहीं लेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो पोल, तो पोल वाला ले लेते हैं। ये पोल पर आई और ये पोल से क्या कर जाती है, पास कर जाती है। अब अगर हम ध्यान दें ये दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो याद करिए इन्फिनिटी से रेज आई थी, पैरेलल कहाँ मिल गई थी, फोकस पे। तो जो फोकस पे ऑब्जेक्ट है उसकी ये पैरेलल रेज ऐसा कंसिडर किया जाता है कहाँ पे मिल जाती हैं, इन्फिनिटी पर। कहाँ मिल जाती हैं, इन्फिनिटी पर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, कहाँ पर है, फोकस पर है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, इन्फिनिटी पर। कहां पर बनती है, इन्फिनिटी पर। साइज कैसा रहता है, हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बहुत बड़ा। याद करो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था तो उसकी इमेज फोकस पे पॉइंट साइज बनी थी। इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज जाकर बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है।
और नेचर की अगर हम बात करें, नेचर अभी भी कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब भैया लास्ट वाला केस कौन सा होता है, कहाँ कहाँ देख लिया, इन्फिनिटी देख लिया, सी के पीछे देख लिया, सी पे देख लिया, सी और एफ के बीच में देख लिया, अब एफ पे भी देख लिया, तो अब ऑब्जेक्ट एफ के और आगे आ सकता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जैसे हमने कंसिडर किया, ये यहाँ पर पोल आ गया, ये फोकस आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, अब ऑब्जेक्ट आपका आ गया यहाँ पर। पहले वाली रे हमेशा कैसे लेते हैं, पैरेलल, ये पैरेलल ले ली, पैरेलल कहाँ से पास कर जाती है, फोकस से, ये पास भी कर गई। दूसरी ले ली हमने पोल से, ये पोल से कहाँ पास कर गई, नीचे। ये दोनों पैरेलल थी, बट ये दोनों पैरेलल है क्या, नहीं। एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, ये कभी भी मिल नहीं सकती। बट भैया अगर ये मिलेंगी नहीं तो आप इसकी इमेज कैसे बनाओगे, तो इसकी इमेज बनती है वर्चुअल। कैसी बनती है, वर्चुअल। अब भैया वर्चुअल कैसे बन रही है, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन रेस को मिरर के पीछे मिलवाते हैं। कहाँ मिलवाते हैं, मिरर के पीछे मिलवाते हैं। जैसे ये पास कर गई, दोनों इस जगह पर क्या कर रही है, मिल रही है। तो हमारे 6 में से एक केस ऐसा भी रहता है, कौन सा वाला रहता है, एक केस ऐसा भी रहता है जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रहता है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां पर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन एफ एंड पी। और जो नेचर रहेगा, अब बताओ नेचर कैसा है, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं क्या, नहीं। यहाँ पे जो रेज हैं वो कौन सी वाली मिल रही हैं, जिनको हमने बनाया है। यानी जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो भैया नेचर तो वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। अब इसका जो साइज है वो कैसा है, एनलार्ज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये कैसा है, काफी बड़ा है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर है, सी के पीछे है तो एफ और सी के बीच में आपकी इमेज है, सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर है, सी पर है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज आपकी सी के पीछे है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पर है, इंफिनिटी पर है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो इमेज कहां पर है, बिहाइंड द मिरर। पहले 5 जो रहते हैं उनका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, लास्ट वाले का नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब भैया इन मिरर को हमने बना लिया, अब इनको यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं डेली लाइफ में, ये हमारे लिए यूजफुल कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कि जो हमारे कॉनकेव मिरर रहते हैं डे टू डे लाइफ में, उन मिरर्स को हम कहाँ पर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। भैया इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा जब टॉर्च को हम ऑन करते हैं तो उसकी जो लाइट रहती है वो पैरेलल जाती है, बिल्कुल सीधी की सीधी जाती है। जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट रहती है, जैसे आप कार में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा गाड़ी की जो हेडलाइट है वो सीधी जाती है, ट्रक की हेडलाइट सीधी जाती है। किसी भी बड़ी चीज़ की जिसमें हमने क्या करा है, कॉनकेव मिरर को लगाया है, तो उसकी जो लाइट रहती है वो क्या करती है, पैरेलल पास करती है। कैसे पास करती है, पैरेलल पास करती है। जो सर्च लाइट वगैरह रहती है उनमें भी हम क्या करते हैं, इसी मिरर को लगाते हैं ताकि बहुत दूर तक पैरेलल पावरफुल बीम ऑफ लाइट को हम क्या कर सके, पास कर सके। तो पहला यूज क्या रहता है, टॉर्चेस में जो सर्च लाइट रहती है और व्हीकल की हेडलाइट रहती है उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। भैया इसके बाद क्या, शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज। अब आपने देखा होगा कई बार आपके पापा जब क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते तो उस समय उनके पास छोटा सा मिरर रहता है, या कई बार आपने देखा होगा जो लोग क्या करते हैं, शेविंग करवाने जाते हैं उस समय जो बार्बर के पास मिरर रहता है, जिसमें जैसे ही वो मिरर अपने पास लेकर आते हैं उस जगह का जो व्यू रहता है वो हमें काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। बड़ा कैसे दिखाई देता है, क्योंकि वो मिरर कौन सा रहता है, कॉनकेव। अभी हम पीछे पढ़कर आए कि जैसे जैसे हम मिरर के पास आते जाते हैं इमेज का साइज क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है। क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है। फिर अगर हम बात करें डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा आप अगर कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, दांत कैसे भी निकाल देते हैं, बट उनको पता रहता है क्या एक्यूरेट लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा दांत निकालना है, कौन सा इन्फेक्टेड है या कौन सा नहीं निकालना है। तो उसके लिए उनके पास इस तरीके के
इस तरीके के क्या रहते हैं, टूल्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे मुंह के अंदर इस पर्टिकुलर ग्लास को डालते हैं, तो उन्हें इस जगह पर, इस पर्टिकुलर लेंस में यहाँ पर जो हमारे दांतों का व्यू रहता है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण वो आसानी से हमारा वो दांत क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आपको अगर दांत खराब नहीं करना है तो आपको क्या करना है, जंक फूड खाना बंद कर देना है, ज़्यादा मीठी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांतों के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको क्या करना है, अपने आप को डेंटिस्ट से बचाना है तो आपको प्रॉपर ब्रश करना पड़ेगा। चलो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। अगला कौन सा है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलार फर्नेस। आपने कई बार सोलार कुकर का नाम सुना होगा। भैया ये सोलार कुकर रहते कैसे, इनको तो हमने देखा नहीं। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें, ये पर्टिकुलर कॉनकेव मिरर है, ये क्या कर रहा है, सारी लाइट को कन्वर्ज करता है इस पर्टिकुलर प्लेस पर, और इसका हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं सोलार कुकर। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे कॉनकेव मिरर रहते हैं उसके रे डायग्राम बनते हैं, उनके हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। भैया आपने तो स्टार्टिंग में पढ़ाया कि हमारे दो टाइप के मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर, तो हमने तो अभी एक टाइप का पढ़ा। तो चलो अब जल्दी से क्या करते हैं, सेकंड वाले के बारे में पढ़ते हैं कि सेकंड वाला मिरर कौन सा है, उसमें किस तरीके की इमेजेस यहाँ पर क्या करती हैं, फॉर्म होती है। तो अब हम किस पर आ गए हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो भैया क्या कॉन्वेक्स में भी कॉनकेव की तरह 6 टाइप की इमेज फॉर्म होती है? नहीं, कॉन्वेक्स में केवल और केवल 2 टाइप की इमेज बनती है। भैया कैसे? तो चल दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हमें मिरर बनाना पड़ेगा। ये हमने मिरर बना लिया पहली बार के लिए, ये हमने बना लिया दूसरी बार के लिए। अब यहाँ पर आ जाता है पोल, यहाँ पर आ जाता है पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड रहेगा, इसका रहता है हमारे राइट साइड में। भैया राइट साइड में क्यों होता है, क्योंकि जो उसका स्फीयर बनता है वो राइट साइड में बनता है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ये फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया यहाँ पर दो ही इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकता है, इन्फिनिटी पर। अब हमने पढ़ा था इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो भैया पैरेलल रे आ गई, लो ये पैरेलल रे आ गई, दूसरी वाली पैरेलल रे आ गई। अब पैरेलल रे कन्वर्जिंग मिरर में फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्जिंग मिरर में फोकस से क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। तो यहाँ पर ये फोकस इस लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। यहाँ पर ये फोकस इस लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो हमने देखा कि जो पैरेलल रेज आती है वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है, बट भैया यहाँ पर इमेज तो बन नहीं रही है। तो देखो वर्चुअली ये दोनों रेज कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, फोकस पर। बट भैया यहाँ पर तो एक्चुअल में रेज हमारी मिल नहीं रही हैं। तो जो कॉनकेव का लास्ट वाला केस हमने पढ़ा था, जब एक्चुअल रेज नहीं मिलती हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां पर वर्चुअली उन रेज को हमें मिलवाना पड़ता है। जब वर्चुअली मिलती हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या नेचर होता है उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज अगर हम देखें, साइज काफी ज्यादा कैसा है, पॉइंट साइज। साइज कैसा है, पॉइंट साइज। तो हमने देखा इसका जो साइज रहता है वो कैसा रहता है, पॉइंट साइज रहता है। बट भैया दूसरा वाला केस क्या, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। आप इसमें कहीं भी रख के देखें, जैसे हम रख लेते हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया, पहले वाली रे हमेशा की तरह हमने पैरेलल ले ली, पैरेलल वाली को फोकस क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ये फोकस ने डाइवर्ज कर दी। भैया दूसरी वाली रे का क्या, या तो पोल पे ले लें, या तो फोकस पे ले लें, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लें। तो हम कहाँ ले लेते हैं, पोल पर ले लेते हैं। ये पोल पर चली गई तो पोल से ये क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। बट इनको हमें क्या करवाना पड़ेगा, वर्चुअली मिलवाना पड़ेगा। तो ये पीछे इस जगह पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इमेज कहाँ पर बन जाती है, ये बन जाती है P और F के बीच में। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, कहां पर है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इमेज कहां पर बनेगी उसकी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और अगर हम ध्यान दें, इसका साइज कैसा है, छोटा है। साइज कैसा है, छोटा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिमिनिस्ड। क्या लिख सकते हैं, डिमिनिस्ड। और अगर हम बात करें इसका जो नेचर रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा रहेगा,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर रहते हैं उसमें दो टाइप की इमेज बनती है। भैया कौन कौन सी टाइप की इमेज बनती है? अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से पैरेलल रे आती है, पैरेलल वाली रे फोकस पर या तो कन्वर्ज करती है या तो डाइवर्ज। ये है डाइवर्जिंग मिरर, तो फोकस इन रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। वर्चुअली जो रेज रहती हैं वो फोकस पर मिलती हैं, तो आपकी इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसका साइज कैसा है, पॉइंट साइज। दूसरा हमने देखा पोल और इन्फिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रहे तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। कहां पर बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। रेज यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रहती हैं वो एक्चुअल में नहीं मिलती है, तो इनको वर्चुअली मिलवाया जाता है। कैसे मिलवाया जाता है, वर्चुअली मिलवाया जाता है। तो नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो भैया ये तो हो गया कि कॉन्वेक्स में इमेज कैसे बनती है। अब कॉन्वेक्स के यूजेस क्या क्या रहते हैं, कहाँ कहाँ पर हम कॉन्वेक्स का यूज करते हैं उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो कॉन्वेक्स के यूजेस देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। आपने देखा होगा जो हमारी गाड़ियों के मिरर रहते हैं जिसमें हम पीछे का व्यू देखते हैं, वहां पर हम कौन से मिरर लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। अब भैया कॉन्वेक्स ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपने देखा हमारी गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती हैं, तो हमें बहुत सारा व्यू कवर करना रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर रहता है जो कम जगह पर बहुत ज्यादा एरिया दिखा देता है। कैसे दिखाई देता है, याद करो अभी हमने क्या पढ़ा था, इन्फिनिटी पर भी ऑब्जेक्ट रहता है तो फोकस पर इमेज बन जाती है, छोटी सी बन जाती है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहता है तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बन जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बहुत वाइडर व्यू को बहुत कम एरिया में क्या कर देता है, हमें बता देता है। क्या कर देता है, हमें बता देता है। दूसरा हम क्या करते हैं, ऑल्सो यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर। अब तो कैमरे लगने लगे हैं, बट पहले क्या होता था, इसको सिक्योरिटी मिरर की तरह लगाया जाता था, क्योंकि छोटा सा ग्लास रहेगा, छोटा सा मिरर रहेगा और क्या करेगा, वाइडर व्यू को कवर कर लेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जल्दी से आते हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं और जल्दी से हम क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें साइन कन्वेंशन पर, साइन कन्वेंशन के बारे में हमें क्या बताया गया है। जैसे अगर हम बात करें, आपके दोनों जो मिरर रहते हैं उनके लिए साइन कन्वेंशन सेम रहता है। जैसे जो एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस रहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के, वो हमेशा कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लस में रहेगी। अब अगर हम देखें कॉनकेव में ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है ज्यादातर कहाँ बनती है, नीचे। तो जितने नीचे के डिस्टेंसेस रहते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भैया ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इमेज कॉन्वेक्स में पीछे बनती है तो पीछे के सारे डिस्टेंस कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। कॉनकेव में नीचे इस साइड बनते हैं तो वो कौन से रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो हमने देखा कि साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, इस साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव, ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव। आपका जो यू रहेगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होगा, भले आप कॉनकेव ले लें भले आप कॉन्वेक्स ले लें। फिर अगर हम बात करें जो इमेज का डिस्टेंस है, कॉनकेव में जनरली आपका लेफ्ट हैंड साइड बनता है, सिर्फ एक ही केस रहता है जिसमें राइट हैंड साइड बनता है। तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, जिसमें नेचर रियल और इन्वर्टेड है, उसमें नेगेटिव होगा। जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट है वो कौन सा वाला होगा, नेगेटिव होगा। फिर अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का साइज, यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड रखा जाता है तो वो पॉजिटिव रहता है। इमेज अगर कॉनकेव में है तो नीचे बन रही है तो नेगेटिव साइज रहेगा, और जो कॉन्वेक्स रहता है उसमें ऊपर की साइड बनता है तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इन साइन कन्वेंशन को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ताकि हम क्या कर सके, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन कर सके। क्या कर सके, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन कर सके। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन को भी करते हैं और मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर हमें मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन करना है तो मिरर फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। तो क्या बताया जाता है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। क्या बताया जाता है कि जो वर्चुअल कह रहा हूं, जो आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस रहता है और फोकल लेंथ रहती है, इन तीनों का रिलेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला।
और अगर हम बात करें u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आपका इमेज का डिस्टेंस, f आपका क्या रहता है फोकल लेंथ। आप f क्या रहता है आपका फोकल लेंथ। तो हमने देखा मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला के बाद जो अगला आता है वो कौन सा रहता है मैग्निफिकेशन। भैया मिरर फॉर्मूला तो तीनों के बीच का रिलेशन, ये मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपकी जो इमेज है वो कितनी ज्यादा मैग्नीफाई हुई है। मैग्नीफाई होने का मतलब वो छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, सेम साइज की बन रही है, ये कौन बताता है मैग्निफिकेशन। कौन बताता है मैग्निफिकेशन। तो भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें एच डैश अपॉन एच। भैया ये एच डैश क्या होता है, एच डैश का मतलब रहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बन रहा है वो क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन। बट भैया हमारी बुक में तो एक और फॉर्मूला दिया है, तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है जो एच आई अपॉन एच ओ है वो माइनस वी बाई यू के बराबर भी रहता है। यानी आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी पता लगा सकते हैं आपकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है। याद करो हमने देखा था ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आते जाता है इमेज का साइज बड़ा होते जाता है, तो उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का जो थ्योरी पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दोनों मिरर के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि उनको कैसे करते हैं, और अगर हम बात करें किस तरीके से हम उनका आंसर ला सकते हैं। न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज आते हैं हम क्या करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। एज यूजुअल जब फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिजिक्स के क्वेश्चन टफ नहीं है, बट आप क्या करते हैं उनको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को नहीं करते। तो देखो क्या लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। भैया 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ये उसकी हाइट है। ऑब्जेक्ट की क्या है ये हाइट है। तो आप पहले से गिवन लिखने लग जाएंगे। गिवन क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या कहते हैं एच ओ। क्या कहते हैं एच ओ। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऊपर के सारे डिस्टेंसेस कौन से रहते हैं पॉजिटिव। कौन से रहते हैं पॉजिटिव। तो यह आ गया +5 सेंटीमीटर is placed at a distance in front of a convex mirror। आपने क्या किया है यहाँ पर इस मिरर को कितने डिस्टेंस, इस मिरर से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है 20 सेंटीमीटर। आपने ऑब्जेक्ट को रखा है मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बताते हैं u से। u हमारा कॉन्केव रहे कॉन्वेक्स रहे दोनों में नेगेटिव होता है, तो ये कितना होगा -20। कितना होगा -20। फिर अगर हम बात करें मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स। कौन सा है कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम ध्यान दें मिरर आपका कॉन्केव है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड रहता है, जो नेगेटिव रहता है। कॉन्वेक्स तो उसका किस साइड रहेगा इस साइड रहेगा। इस साइड के सारे डिस्टेंस यानी राइट साइड के सारे डिस्टेंस कौन से होते हैं पॉजिटिव। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कितना है 30। अब भैया हमें निकालना क्या है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v निकालना है। नेचर रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा ये बात हमें पता है, और उसका साइज बताना। चलो तीनों को बताएंगे। तो बगैर f के हम v नहीं निकाल सकते, तो यहां पर हम क्या करते हैं f निकालते हैं। f कितना होगा 2 डिवाइडेड r डिवाइडेड बाय 2। तो r कितना है 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा 15। कितना हो जाएगा 15 और पॉजिटिव का रहेगा। अब यहां पर सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज पर आते हैं। किस पर आते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको हम क्या कहेंगे v कहेंगे। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। क्या लगाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। तो चलो मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या था मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1/f। कितना हो जाता है 1/f। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू कौन सी और निकालना कौन सा है पोजीशन ऑफ इमेज यानी v हमें निकालना है। तो v को यहीं रहने देंगे। 1/u जो प्लस में है प्लस से कहां ले जाएंगे इसे माइनस में ले जाएंगे। तो 1/v को हमने यहीं छोड़ दिया, ये हो गया 1/f - 1/u। चलो सॉल्व करते हैं 1/f। f कितना है हमारा 15 प्लस का 15 है प्लस का 15 रहने देंगे। फॉर्मूले का माइनस फॉर्मूले में लगा दिया। u कितना है आपका u है -20।
तो हम फॉर्मूले के माइनस को अलग रखेंगे, वैल्यू के माइनस को अलग रखेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा -20। अब अगर हम ध्यान दें 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 15 के टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर कितना आता है 60, कितना आता है 60। तो इन दोनों का जो एलसीएम रहेगा वो कितना आएगा 60 आएगा। 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है 4 बार में आता है, तो 4 1 जा 4, ये फॉर्मूले का माइनस लगाया। 20 के टेबल में कितने बार में आता है 3 बार में आता है, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। अब आप याद रखेंगे डिनोमिनेटर का जो माइनस रहता है हम न्यूमरेटर में दे देते हैं, कहाँ दे देते हैं न्यूमरेटर में, तो नीचे का माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये चला गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1/v इज इक्वल टू 4 और प्लस 3 7 7/60। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो v आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू में कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 7। 7 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो कितना होगा 7 8 जा 56, पॉइंट लगा देंगे 4 0 40। 40 से छोटा कितने बार में आता है 5 बार में आता है, 5 बार में कितना आता है 35, 5 0 50, 7 बार में कितना आ जाएगा 49। तो v कितना हो गया 8.57। और आप देख रहे हैं कि आपका जो इमेज का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव कब आता है कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज किस साइड बनती है राइट साइड बनती है, किस साइड बनती है राइट साइड बनती है, तो हमने देखा ये आ गया पॉजिटिव। तो भैया हमारा v तो निकल गया, नेचर भी हमें पता लगा, नेचर भी कैसा है हमारा वर्चुअल और इरेक्ट। तो चलो नेचर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमसे नेचर पूछा है तो हम बता देंगे नेचर जो है वो कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब भैया बात आती है साइज की, किसकी आती है साइज की। किस चीज का साइज पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं आपकी जो इमेज है इसका साइज कितना है। इमेज का साइज कैसे निकलता है HI/HO इज इक्वल टू m होता है। तो पहले हम m निकाल लेते हैं, या तो हमने दो फॉर्मूले देखे थे मैग्निफिकेशन के, उनको लगा के देखते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था m किसके बराबर होता है HI/HO माइनस v/u, यही होता है हमारा। तो HI निकालना है, HO क्वेश्चन में दिया है 5, v अभी अभी हमने निकाला, u हमें दिया हुआ है, तो वैल्यू को रखेंगे HI हमें नहीं पता, HO कितना दिया है +5 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस v कितना आया आपका v आया 8.57। तो यहां पर कितना रखेंगे 8.57 और u कितना था आपका u अगर हम देखें u आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या रख लेंगे माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसल, डिवाइड का 5 कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, HI कितना होगा 8.57 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 आ गया। 4 से 8.57 को डिवाइड करेंगे, 8 4 2 जा 8, पॉइंट है पॉइंट लगा देंगे, 4 1 जा 4, 1 7 17, 17 से छोटा आता है 4 बार में, 2.14 कितना आ जाएगा 2.14। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2.14, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है छोटी बन रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब अगर रिफ्लेक्शन में आपको कोई भी डाउट आए तो आपको क्या करना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है भैया मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया। मैं आपको जल्दी से उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा और आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और कल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।